नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 यानी प्रकाश के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बना हुआ है। लेकिन मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया तो आपको इस चैप्टर में जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली और एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल चैप्टर को अपन डायग्राम से समझेंगे, बिल्कुल डायग्राम से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आप इस हर चीज को अच्छे से कवर कर पाओ। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारे जो प्रकाश है उससे ही शुरुआत करते हैं कि प्रकाश होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से हमने जो चैप्टर को डिटेल में पढ़ रखा है उसी को ही हम रिवाइज करते हैं ताकि सारी बातें हमारी दिमाग में बहुत अच्छे से कवर हो पाए और हम उसको अच्छे से समझ पाए। तो चलिए बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? हमें किसी भी चीज को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। प्रकाश के बगैर हम कोई भी चीज नहीं देख पाते, तो किसी भी चीज को देखने के लिए हमें सहायता करता है। दूसरा, प्रकाश के स्रोत क्या क्या है? प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? तो हमारे जो पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है जो प्रकाश का, वो है सूर्य। यानी आपसे प्रश्न यहाँ 1 नंबर में पूछा जा सकता है प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत पृथ्वी के लिए, तो हम क्या कहेंगे? सूर्य। और कृत्रिम स्रोत हम जैसे बल्ब वगैरह जो काम में लेते हैं वो हमारे क्या हो गए? मोमबत्ती। ये कृत्रिम स्रोत है। इसके बाद में हम बात करते हैं कोई भी चीज हमें दिखाई क्यों देती है। किसी भी चीज के दिखाई देने का कारण क्या है? किसी भी चीज के ऊपर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश जब उसके ऊपर आकर गिरता है और उससे जो किरण आती है, ये सर प्रकाश यहाँ पर है, और इससे जो प्रकाश किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अब यहां पर प्रश्न आता है, तो चलो हमें वस्तु दिखाई देगी, अब हमें वस्तु का अलग अलग कलर क्यों दिखाई देता है? इसके बारे में हम नॉर्मली बात करें तो हमें क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो कितने रंगों का होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? सूर्य का प्रकाश सफेद होता है, श्वेत होता है, जो कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आपको याद होगा जो इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं वही 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब देखो, कोई भी चीज हमें दिखाई देती है तो कारण क्या है? जैसे मान लो हमें कोई चीज लाल दिखाई दे रही है, तो सूर्य का प्रकाश यहां से आता है, इसके ऊपर टकराया, टकराने के बाद में वो क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो उसने क्या किया, जो वस्तु थी उसने 6 रंगों को अवशोषित कर लिया, मतलब 6 रंगों को अपने अंदर छिपा लिया और एक रंग को वहां से वापस जाने दिया। जो रंग वहां से वापस जाएगा वही हमें वस्तु का कलर दिखाई देगा। ये 6 रंगों को इसने अवशोषित कर लिया, एक लाल रंग को इसने वापस परावर्तित कर दिया। परावर्तित मतलब वापस भेज दिया। किसको? लाल रंग को। तो हमें वस्तु लाल दिखाई देगी। हरी दिखाई देने का कारण क्या है? जो श्वेत प्रकाश आया है सूर्य का, वो वहां पर वस्तु पर गिरा, उसने 6 रंगों को अवशोषित कर लिया और 7वें रंग को यानी हरे रंग को अगर परावर्तित कर देगा तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देगी? हरी दिखाई देगी। इसके बाद में हम बात करें और कलर, जैसे महत्वपूर्ण 2 कलर हैं, एक तो ब्लैक कलर हमें क्यों दिखाई देता है और व्हाइट कलर क्यों दिखाई देता है? सफेद। तो ब्लैक कलर का क्या होता है? जो सूर्य के प्रकाश किरण आती है, सातों के सातों रंगों का क्या कर ले? अगर अवशोषण हो जाता है, अगर कोई वस्तु या कोई रंग ऐसा है जो सातों के सातों रंगों का अवशोषण कर ले तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देगी? हमें ब्लैक कलर की दिखाई देगी, काले कलर की। और यदि वस्तु सफेद दिखाई दे रही है, इसका मतलब है उसने सातों के सातों रंग को वापस परावर्तित कर दिया। जो सूर्य के प्रकाश में जितने सातों रंग आ रहे थे, अगर सातों रंग को ही वापस परावर्तित कर दे तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देगी? आपको वस्तु बिल्कुल सफेद दिखाई देगी। यहां पर आपको बोर्ड की स्क्रीन है वो सफेद दिखाई दे रही है क्योंकि यहां सूर्य के प्रकाश आकर वापस सातों के सातों रंगों को परावर्तित कर रहा है, इसलिए सफेद दिखाई दे रही है। ये आपको टी शर्ट का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है? सातों रंगों को अवशोषित कर ले रहा है, इसलिए ये क्या है? ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। तो हमें यह समझ में आ गया कि कोई भी वस्तु हमें कैसी रंग की क्यों दिखाई देती है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश किरण क्या होता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सीधी या सरल रेखा में गमन करता है और गमन करते प्रकाश को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। गमन करते प्रकाश को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश को किरण के रूप में भी माना जाता है गमन करते हुए, कण के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमें वस्तु क्यों दिखाई देती है और वस्तु का कलर क्यों दिखाई देता है। इसके बाद में हमारा जो चैप्टर है, मेन पार्ट यहां से शुरू होता है, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? पहले इस चित्र को समझिएगा, चित्र से हम सारी चीजें याद करेंगे। मैंने जैसा भी कहा है चित्र से याद करेंगे तो हमें इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण, ये हमारा क्या है? दर्पण, इस तरह से नीचे की तरफ कर दिया, मतलब नीचे की तरफ पॉलिश कर रखी है, कांच ऐसे लगा हुआ है, ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ पॉलिश कर रखा है, यानी यहां से हमें क्या है? इस तरफ से हम मान लो कोई भी चीज देखते हैं तो ये फ्रंट साइड हो गया, ये बैक साइड जहां पर पॉलिश की होती है।
तो यहां पर हमने ऐसा दर्पण रखा है, प्रकाश किरण आएगी और यहां से टकरा के वापस इधर चली गई। जैसे मान लो इधर सूर्य है तो प्रकाश किरण, मान लो ये क्या है, ये दर्पण है, कांच है, यहां से टकराएगी और इधर चली गई। हम क्या करते हैं, हमने देखा होगा कांच को ऐसे करते हैं तो आपको कांच का स्पॉट क्या है, वहां पर एक प्रकाश का इतना सा स्पॉट दिखाई देता है, वो क्या है, वही परावर्तन है। यानी ये आने वाली प्रकाश यहां पर टकरा के और वापस उसी दिशा में उसी माध्यम में लौट जाता है, उसको हम परावर्तन कहते हैं। लेकिन इनका स्पेशल नाम होता है, आने वाली प्रकाश किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, और जो प्रकाश किरण टकराने के बाद में जाती है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और जहां से टकराई है वो हमारा क्या है, दर्पण। वो क्या है, दर्पण। परिभाषा क्या बनेगी इसकी, प्रकाश के परावर्तन की, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो ही याद हो जाएगी। जब प्रकाश की किरण, इसी चित्र से, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकीली सतह, कोई भी चमकीली सतह हो सकती है दर्पण की जगह, हम स्टील का बर्तन ले सकते हैं या कोई भी चमकीली सतह है, वहां पर क्या है, सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारी होगी परावर्तन की परिभाषा। अब पर्सन कैसे बनता है, जैसे एग्जाम के अंदर परावर्तन को परिभाषित कर परावर्तन के नियम लिखिए। नेक्स्ट जो पर्सन आता है वो है परावर्तन के नियम। तो हमने परिभाषा देख ली, चित्र देख लिया। जब भी आपको परावर्तन की परिभाषा पूछे, आप परिभाषा लिखने के बाद चित्र जरूर बनाएं। इस तरह से लिखें, ये हमारा दर्पण है और नीचे की तरफ डैश डैश कर दें, ये पॉलिश वाली साइड होती है। ये है हमारा एक माध्यम है, जैसे हवा के अंदर आ रही है तो ये हमारा माध्यम है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप आपतित किरण परावर्तित किरण जरूर लिखिएगा। दूसरा जो टॉपिक आता है हमारा परावर्तन के नियम। इस तरह के नियम हम अपवर्तन में पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम कितने होते हैं, दो। पहला नियम होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होता है, समान होता है या बराबर होते हैं। आपतन कोण को हम I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। चलिए हम इस चित्र से समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहां देखिएगा, ये हमारी आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण, ये जाने वाली प्रकाश किरण जिसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये हमारा क्या है, दर्पण है। हमने एकदम बीचों बीच इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना दिया जिसको हम कहते हैं अभिलंब। इसका नाम क्या है, अभिलंब। क्या नाम है इसका, अभिलंब। ठीक है। अब अभिलंब से जो आपतित किरण का कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनता है, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। यानी कोण I लिखा, आपतन कोण। और ये जो कोण बनता है किसके बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है। तो यहां पर हमें ये चीज समझ में आ गई। अब हमारा नियम क्या है, पहला नियम, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। अब परावर्तन का पहला नियम कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर R, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, आने वाली प्रकाश किरण कौन है, आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। देखो ये एक ही बिंदु पर है तीनों। दूसरा नियम है, देखो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में कह दो या एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर है। देखो ऐसा नहीं है कि प्रकाश किरण आ यहां रही है, जा यहां से रही है, अभिलंब कहीं और है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो दोनों नियम आपको परावर्तन के अच्छे से याद रखना है। पहला नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए हम इसका आगे देखते हैं अभी, और दर्पण के बारे में क्या होता है दर्पण, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दर्पण हम जिसके एक तरफ क्या की जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। दर्पण वो होता है जिसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है और दूसरी तरफ से हम अपना प्रतिबिंब, हम अपना चित्र उसके अंदर देख सकते हैं, वो होता है दर्पण। वो क्या होता है, दर्पण, जिसके एक तरफ पॉलिश की जाती है। पॉलिश हमें आम तौर पर किसकी करते हैं, चांदी या एल्यूमिनियम की करते हैं। चांदी थोड़ा महंगा होता है तो हम एल्यूमिनियम की नॉर्मल परत कर देते हैं, जिससे हमारा प्रतिबिंब उसके अंदर बनता है। तो चलिए हम बात करते हैं दर्पण की। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण मतलब बिल्कुल सीधा, जैसे बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सीधा दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण कौन सा होता है, वो हल्का सा गोल होता है, मुड़ा हुआ होता है, वो क्या है, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, उत्तल और अवतल को। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को दोनों को क्या है, हमें डिटेल के अंदर आगे पढ़ना है। समतल दर्पण के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब
की विशेषताएं हमें देखनी है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला है, हम देखते हैं समतल दर्पण के अंदर कि सबसे पहला पॉइंट होता है, हम दर्पण से जितनी दूर खड़े हैं उतनी ही अंदर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लो मैं दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, तो दर्पण से अंदर भी मुझे 3 मीटर और दूरी दिखाएगा, यानी मेरे और मेरे प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। तो सबसे पहला यही है कि दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। ये मान लो यहां पर दर्पण लगा हुआ है, ये इसका चित्र दिखाई दे रहा है इधर, और इधर मान लो वास्तविक में कोई खड़ा है। तो ये मान लो जितनी दूरी पर है, ये मान लो r दूरी पर है, तो ये भी इसका प्रतिबिंब r दूरी पर बनेगा। पहली बात ये। दूसरी बात है, जितनी मेरी ऊंचाई होगी उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी जितनी वस्तु की ऊंचाई होती है उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। यानी जितनी इसकी हाइट है उतनी इसकी हाइट, इसकी हाइट मान लो h है तो इसकी हाइट भी क्या होगी, h होगी। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, वस्तु की, दूसरा पॉइंट हो गया वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऐसा नहीं है, जैसे देखो प्रतिबिंब जैसे है, अगर मैं ऐसे ऊपर खड़ा रहूंगा तो सर ऊपर, टांगे नीचे ही दिखाई देगी, तो ये सीधा प्रतिबिंब होता है। यानी पेन ऐसे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब भी ऐसे दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा। ऐसे आगे अपन देखेंगे दर्पण के अंदर उल्टा भी बनेगा, लेकिन यहां पर हमें याद रखना है सीधा बनेगा। और प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी का मतलब झूठा प्रतिबिंब होता है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर, मतलब अपना जो पर्दा मतलब किसी दीवार के ऊपर या कोई व्हाइट चीज लगाकर उसके ऊपर, जैसे पिक्चर वगैरह पहले देखते थे ना, प्रोजेक्टर लगाकर, आपने देखा होगा प्रोजेक्टर से स्क्रीन डिस्प्ले होती है तो वो पर्दे पर उस तरह से प्राप्त करते हैं। तो वैसे पर्दे पर जिसको प्राप्त नहीं कर सकते वो आभासी होता है, जिसको पर्दे पर प्राप्त करें वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, ये आभासी प्रतिबिंब होता है, वास्तव में ऐसा कोई प्रतिबिंब नहीं होता है। कांच के अंदर आप पीछे जाके देखोगे वास्तव में वैसा कोई प्रतिबिंब नहीं होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित मतलब ऐसा प्रतिबिंब जिसमें हमारा दायां भाग बायां दिखाई दे और बायां भाग दायां दिखे। मैं इस हाथ में लेके खड़ा हूं तो ये मेरा कौन सा है, अभी राइट हैंड, और जब मैं प्रतिबिंब में दिखाऊंगा तो ये इधर वाली साइड ही दिखेगा ऐसे। अब ये मेरा कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड। तो जिसमें मेरा बायां भाग दायां दिखाई दे और दायां भाग बायां दिखाई दे, इस प्रतिबिंब को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित यानी ऐसा प्रतिबिंब जिसमें हमारा दायां भाग बायां दिखाई दे और बायां भाग दायां दिखाई दे, उसे पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पर यह परिभाषा आपसे कई बार पूछी गई है, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं या पार्श्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं, परिवर्तित प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमें समतल दर्पण के बारे में जो चीजें थी कुछ चीजें हमने देख ली। अब हम आते हैं गोलीय दर्पण पे, और सबसे पहले देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है उसके बारे में। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण। परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, जो हमने कांच का टुकड़ा लिया है वो परावर्तक पृष्ठ है। जो भी हम कांच का टुकड़ा लेते हैं वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। अगर वो बिल्कुल समतल है, सीधा है, तो समतल दर्पण हो गया। अगर वो मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा भी मुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, गोलीय है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। इसके बाद आगे देखते हैं परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। गोले का वह भाग जिसके एक तरफ चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश की होती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। ये गोला है पूरा, ठीक है, ये पूरा गोला है, इसका केंद्र है। इसका इतना सा टुकड़ा हमने लेकर अलग कर लिया, प्याले जैसा टुकड़ा होगा। कैसे बनेगा इसको हम वास्तव में बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, प्याले जैसा बनेगा। तो ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा हमारा कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। अब दूसरी साइड हमने क्या कर दी, इसके पॉलिश कर दी। पॉलिश किसकी की जाती है, अभी मैंने बता दी, चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश की जाती है, जिससे हमारा प्रतिबिंब इसके अंदर दिखाई देगा। अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो हमें उस कांच के आर पार दिखाई देगा। अब देखो यहां पर हम पॉलिश करते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं कि इस तरफ हमने क्या कर रखी है, इसके पॉलिश कर रखी है, और इस तरह से हम क्या करेंगे, चित्र देख पाएंगे। तो ये था इसके बारे में, गोलीय पृष्ठ दर्पण क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। इसके बाद में हम देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। कितने प्रकार हैं, अभी अभी हमने देखा था, 2 प्रकार होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं एक एक की। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल दर्पण। क्या होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल से आपको क्या याद रखना है, देखो ये हमारा है उत्तल दर्पण, चित्र में बना हुआ। उत्तल दर्पण के अंदर क्या होता है, ये कैसे मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ इसके पॉलिश किए हुए। सॉरी, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये पॉलिश अंदर की तरफ है, तो मुड़ा हुआ कहां है, बाहर की तरफ। अंदर कैसे पॉलिश की हुई है, देखो ये गोला है। अब गोले के हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्राप्त करने के लिए इसके अंदर वाले भाग में पॉलिश करनी पड़ेगी। तो पॉलिश अंदर की हुई है तो मुड़ा हुआ कहां है, बाहर की तरफ। जिधर पॉलिश है उसके उल्टी साइड मुड़ा होता है,
परिभाषा क्या बनेगी? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो या मुड़ा हुआ हो, वक्रित कह दो या मुड़ा हुआ हो, बाहर की ओर मुड़ा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब कांच का टुकड़ा क्या हो, बाहर की ओर मुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और ये क्या काम करता है? ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। जैसे मान लो ये प्रकाश किरणें जा रही है, ये देखो यहां से टकराएगी और ये इधर जाएगी। जैसे मान लो आप एक बॉल फेंको, ये गोल है, बॉल फेंकोगे तो बॉल यहां से टकरा कहां जाएगी? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ थोड़ी आएगी, बाहर की तरफ जाएगी। तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। कौन फैलाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। दूसरा प्रकार हमारा देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कहां होगा? अंदर की तरफ। ऐसे याद रखना है अवतल, और ऐसे याद रखना है अंदर। अवतल कहां मुड़ा होगा? अंदर। तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, उत्तल अपने आप याद रह जाएगा कि बाहर की तरफ मुड़ा होगा। एक अंदर की तरफ मुड़ा होता है, एक बाहर की तरफ। तो ऐसे याद रखना है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की ओर मुड़ा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। देखो यहां पे इस तरह से बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, तो अब यहां से कोई बॉल फेंकेंगे तो बॉल अंदर की तरफ आएगी, यहां फेंकेंगे तो ये भी अंदर की तरफ जाएगी। तो ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? फैला रहा है, सॉरी इकट्ठा कर रहा है। प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? एकत्रित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं या अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अगर अवतल दर्पण आए तो अवतल दर्पण की परिभाषा लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की ओर वक्रित हो या अंदर की ओर मुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का कार्य करता है, और इसका चित्र हम बना देंगे। तो ये दोनों समझ में आ गए होंगे आपके, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में यहां पर महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके आगे का चैप्टर समझाएंगी, बल्कि ये परिभाषा कभी कभी सीधी परिभाषा ही अपने नाम से पूछ ली जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक को आप बहुत अच्छे से ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहली परिभाषा हमारी जो है, देखो होता क्या है, एक खोखला गोला होता है। वास्तव में लेंस किस, दर्पण किससे बनता है? एक खोखला गोला होता है, कांच का गोला होता है, ठीक है। उसका हम एक टुकड़ा काट के अलग कर लेते हैं, वो हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण। अब हम इसकी एक एक परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से लिखते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? सी। अब ये गोला है, यानी परावर्तक पृष्ठ, ये हमने तो इतना सा टुकड़ा ले रखा है, परावर्तक पृष्ठ ले रखा है ना अलग, ये इतना सा टुकड़ा ही हमने तो ले रखा है, सिर्फ पूरा थोड़ी गोला ले रखा है। तो ये परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है ना, ये परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या परिभाषा बनेगी? क्या परिभाषा बनेगी? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, या परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले, गोलीय दर्पण कह दो या परावर्तक पृष्ठ कह दो, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी ये इस गोले का केंद्र होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? सी, यानी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम किससे लिखते हैं? सी से। यानी परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ये रहा, बिल्कुल हमने यहां पर बना के बताया, ये रहा वक्रता केंद्र। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या सेम परिभाषा है बिल्कुल, यानी परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये गोला है, ये हमने इसकी त्रिज्या बना दी, तो ये क्या हो गया? ये इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। यानी परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें काम आएगा। इसके बाद में तीसरा है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, इसके बीचों बीच का बिंदु को हम क्या कह देते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। ये जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है, इसके बीच के बिंदु, बिल्कुल बीच का बिंदु है, उसको हम क्या कह देते हैं? ध्रुव कहते हैं। तीनों परिभाषा समझ में आ गई। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। अगली हमारी परिभाषा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है वक्रता केंद्र यानी सी और ध्रुव यानी पी से खींची गई काल्पनिक सरल रेखा को हम क्या कहते हैं? यानी कल्पना की गई है। वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं होती, लेकिन हमने कल्पना की है कि ऐसी कोई रेखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष, जिसको एक्स वाई से लिखते हैं। यानी वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी से खींची गई काल्पनिक सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव
जिसको हम P से लिखते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से खींची गई काल्पनिक सरल रेखा को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसको हम XY से लिखते हैं। अगली हमारी परिभाषा है, जो पेपर में पूछी जाने वाली परिभाषा है, वो ये है मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। अब यहां पर परिभाषा देखो, मुख्य फोकस कैसे है। हमने पहले देखा था कि प्रकाश की किरणें इकट्ठी होती है और फैलती है। तो इकट्ठी होती है तो इस तरह से टकरा के यहां इस बिंदु पर इकट्ठी होगी, और फैलेगी तो इस तरह से फैल जाएगी। लेकिन इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इस लाइन को, जैसे ये यहां फैल गई, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कहीं बिंदु पर मिलेगी। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी परिभाषा की, फिर इसको समझते हैं। और देखो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, ये हमारा जो रेड कलर का दिख रहा है ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, इनको हम आपतित किरणें कहते हैं, जो आ रही है उसको आपतित किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, डैश डैश बना रखा है, इसका मतलब यहां मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है। एक में मिलती है और दूसरे में मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। यही हमारा क्या है? F लिख रखा है, जिसको मुख्य फोकस को बड़े F से लिखते हैं, ये हमारा मुख्य फोकस है। ये क्या है? मुख्य फोकस। अब आपसे सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस पूछ रहे, उत्तल के लिए, तो उत्तल कौन सा है? ये रहा। तो हम ये लाइन लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण के अंदर सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है, उत्तल के अंदर सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है। जबकि अवतल आ जाए तो हम कहेंगे जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस। और सीधा कहा हुआ है तो हम दोनों ही लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अगली भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? ये हमारा ध्रुव है और ये हमारा F है। ध्रुव और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यानी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारा मुख्य फोकस हमने अभी अभी देखा, जो बड़ा F है और P ध्रुव होता है, तो इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। अगर त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 25 होगी, तो उसको हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। F को 2 से गुणा करोगे तब R के बराबर आएगा। F को 2 से गुणा करने पर R के बराबर आएगा, ना कि F में 2 का भाग करने पर। अगर F बराबर निकालना, इससे F बराबर निकालें तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2। F बराबर क्या हो जाएगा? R/2। F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा R/2, क्योंकि हम 2 को इधर ले जाएंगे तो इधर भाग में जाएगा। तो ये भी सही है और वो भी सही है, लेकिन ये कभी भी नहीं होता कि R बराबर हम कर दें F/2। ये गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया फोकस दूरी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसके बाद में बची हुई एक और परिभाषा जो है हमारी, और एक ये संबंध तो आपको अच्छे से याद रखना है। अभी जो मैंने बताया, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फिर फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, ये भी कह सकते हैं। यानी R बराबर 2F होता है। लास्ट जो हमारी है वो है द्वारक। द्वारक क्या होता है? द्वारक जो होता है परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसके व्यास को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारक कहते हैं। जो हमने प्याले जैसा लिया है ना ग्रास, इसका व्यास जो खींचेंगे ऐसे, उस व्यास को हम क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। व्यास को क्या कहेंगे? द्वारक। तो ये थी इसकी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे परावर्तन को अच्छे से समझते हैं, परावर्तन के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसके बारे में, यानी गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ नियम अपन देख लेते हैं, उससे हमें बहुत कुछ आगे जो चित्र बनेगा उसको अंदर समझ में आएगा। देखो, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अगर कोई प्रकाश, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ध्यान रखना, ये ब्लैक कलर वाला क्या है? मुख्य अक्ष। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये देखो इसके समांतर आ रही है, तो वो जाएगी कहां से? मुख्य फोकस से जाएगी। चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जाएगी कैसे? एक में जाएगी और एक में जाती हुई प्रतीत होगी। यहां पर देखो, यहां पर अगर ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये कौन सा है? ये हमारा अवतल है, और ये कौन सा है? उत्तल।
उत्तल दर्पण के अंदर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। लेकिन इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये F पर क्या होगी, मिलेगी, यानी मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो हमने क्या देखा, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो मुख्य फोकस से जाएगी। हम जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसमें समझ में आएगा। दूसरा है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से ही आ रही है, ये देखो F से ही आ रही है, तो वापस समांतर जाएगी, यानी इसका उल्टा। समांतर आ रही है तो किसके जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी, मुख्य फोकस से। और मुख्य फोकस से आ रही है तो समांतर जाएगी, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इसमें भी जाती हुई क्या हो, ये देखो यहां से प्रकाश किरण आ रही थी, ये टकरा के यहां जा रही। और लास्ट में एक और ध्यान रखना है, इसके बाद में दो और है वैसे। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता के अंदर C से आ रही है तो वो बिना मुड़े सीधे C से ही गुजर जाएगी, यानी C से ही आएगी वापस और इसी से ही वापस जाएगी, यानी वक्रता केंद्र से आएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। यहां पर भी देखो वक्रता केंद्र से आएगी, वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। और अगर कोई तिर्यक किरण आ रही है, तिर्यक का मतलब है कैसे भी आई, किसी भी कोण पे आ रही है तो वापस उसी कोण पे, ये कोण आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होगा, बराबर होगा, यानी टकरा के जाएगी तो ये कोण। इसी तरह यहां पर भी वही बात कि जिस कोण पे अगर कोई तिरछी प्रकाश किरण आ रही है, जितने डिग्री कोण पे आ रही है उतने डिग्री के कोण पे वापस परावर्तित होके जाएगी। तो ये थे इसके परावर्तन के नियम। इसके बाद में हम देखते हैं इसका एक एक प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। पहले देखेंगे अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल, और फिर उत्तल के देखेंगे। तो अवतल दर्पण की बात करें तो जब भी हम कोई प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसकी तीन चीजें हम लिखते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब बन कहां रहा है, दूसरा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, यानी वो आभासी है या फिर वास्तविक है या फिर वो सीधा है, उल्टा है, ये लिखेंगे। और तीसरा लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, यानी वस्तु से छोटा है या वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। यहां पर देखो, अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा है मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण है, देखो वस्तु जब अनंत पर स्थित हो, तो अनंत पर बहुत दूर वस्तु है, बहुत दूर वस्तु, तो वहां से यहां तक प्रकाश किरणें पहुंचेगी तो वो समांतर हो जाएगी। तो अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या है, सॉरी, एक वस्तु कभी वस्तु है वो दर्पण से क्या है, अनंत दूरी पर रखी हुई है। जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु क्या हो, अनंत पर, तो अनंत पर है तो मुख्य प्रकाश प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की क्या आएगी, समांतर आएगी। और समांतर आपको पता है कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, F पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, जहां पर प्रकाश की किरणें मिलेगी, कम से कम दो किरणें जहां पर कटेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। दोनों परावर्तित किरणें होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, परावर्तित किरणें। दूसरी बात हमें जो लिखनी है वो ये प्रतिबिंब की प्रकृति। इससे, इस दर्पण से इधर जो बनेंगे वो क्या होंगे, वास्तविक, और इस दर्पण के पीछे जो बनेंगे वो होंगे आभासी। इससे इधर बनेंगे वो वास्तविक और इधर बनेंगे वो आभासी। तो हमने यहां पर लिख दिया ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा, उल्टा सीधा। नेक्स्ट में अच्छे से समझ में आएगा आपको। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार क्या है, बहुत बड़ा है। प्रतिबिंब का बहुत छोटा है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत छोटा। देखो एक बिंदु के रूप में बन रहा है। अब दूसरी स्थिति में हमें थोड़ा बहुत क्लियर होगा, जब वस्तु अनंत व सी के बीच में हो। अब अनंत से पहले इधर अनंत पर थी, अब अनंत से थोड़ा सा पास में ले, सी और अनंत के बीच में ले, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। यानी इसको दूसरी स्थिति ये भी कह सकते हैं, जब वस्तु क्या हो, सी से परे, यानी सी से थोड़ा दूर हो। सी हमारा वक्रता केंद्र होता है, इससे थोड़ा दूर हो वस्तु, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। तो यहां पर हमने देखा इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो अब देखते हैं, यहां पर देखो एक प्रकाश किरण आपको कैसे भेजनी है, यहां समझ लेना अच्छे से। सारे प्रतिबिंब ऐसे बनेंगे। एक को बिल्कुल इसके टॉप से, इसके सिर से सीधा समांतर ले जानी है मुख्य अक्ष के। ये टकर के हमेशा F से आएगी वापस। कहां से आएगी, F से आएगी। और दूसरी प्रकाश किरण आपको कहां से भेजनी है, F से भेजनी है। कहां से, F से। वो टकरा के कहां से आएगी, F से जाएगी, वो टकरा के वापस कहां से आएगी, वो आएगी इसके समांतर। तो दोनों देखो, ये यहां से गई थी, ये टकरा के यहां आई, दूसरी यहां से गई, ये टकरा के आई, दोनों मिली कहां पे, ये। तो F और C के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। कहां बनेगा, C और F के बीच में बन रहा है, लेकिन नीचे की तरफ बन रहा है, मतलब वस्तु ऐसे थी, प्रतिबिंब नीचे की तरफ उल्टा बन रहा है। तो हमने अभी देखा था ना उल्टा कैसे बनता है, तो इस तरीके से। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। ये चीजें लिखनी है आपको, हर एक बार लिखनी है आपको, जब पूछेगा तब आपको लिखनी है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये देखो यहां पर C और F के बीच में, तो हमने लिख दिया प्रतिबिंब C व F के मध्य या बीच में। दूसरा है प्रतिबिंब कैसा है, इधर बन रहा है तो वास्तविक है, और नीचे की तरफ बन रहा है मतलब उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा। तीसरा क्या है, वस्तु से छोटा। वस्तु देखो ये है, इससे थोड़ा छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा। तो दूसरी स्थिति हमने देख ली। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर थी, दूसरा था अनंत और C के बीच में या C से परे। अगली स्थिति हम देखते हैं जब वस्तु कहां पर हो, C पर स्थित हो। वस्तु कहां पर हो, C पर। अब C पर रखेंगे तब भी देखो, एक तो प्रकाश किरण सीधी जाके टकरा के F से आ गई, दूसरी F से जाके वापस टकरा के आएगी। तो जहां पर वस्तु है ना, बिल्कुल उसके नीचे की तरफ
क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा बिल्कुल उसके नीचे की तरफ। तो हम दोनों चीजें फटाफट लिख देते हैं। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी पर ही वस्तु ऊपर की तरफ रखी है, सी पर ही प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है, सी पर। दूसरा क्या होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति, इधर बन रहा है तो वास्तविक है, नीचे की तरफ बन रहा है उल्टा। और प्रतिबिंब जितनी वस्तु का साइज है ना उतना ही किसका साइज है, प्रतिबिंब का। जितना वस्तु का साइज होगा उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज होगा। तो वस्तु के समान, प्रतिबिंब के बिंब के समान या वस्तु के समान। तो तीसरी स्थिति हमने देखी, जब वस्तु कहां पर रखी हुई हो, जब वस्तु रखी हुई हो सी पर। इसके बाद में हम वस्तु को और इधर लाते हैं तो सी और एफ के बीच में ले आते हैं। ये हमारा सी है, सॉरी सी के बाद में हम कहां पर वस्तु को लाते हैं, सी और एफ के बीच में। जब वस्तु क्या हो, सी और एफ के बीच में हो। ये हमारा पॉइंट है यहां पर सी। सी यहां नहीं है, सी वस्तु रखा हुआ है यहां पे, ये है हमारा सी पॉइंट। और वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा है। तो सी और एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वो देखते हैं। तो एक प्रकाश किरण इसके टॉप से यहां से जाएगी, टकरा के एफ से आएगी, दूसरी एफ से जाके यहां जाएगी। तो क्या बनेगा, सी से इधर बनेगा प्रतिबिंब, सी से परे बनेगा। तो हम पहले लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो लिखेंगे सी व अनंत के बीच में, ये भी लिख सकते हैं, या फिर सी से परे लिख दो। दूसरा है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, देखो इधर बन रहा है और नीचे की तरफ बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा। और वस्तु से बड़ा होगा, ये वस्तु है उससे थोड़ा बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और अगली जो हमारी स्थिति है वो है जब वस्तु एफ पर हो। ये भी इंपॉर्टेंट स्थिति है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। देखो जब वस्तु को एफ पर रख दिया, अब एफ से प्रकाश किरण जाएगी, वो वापस एफ से आएगी। अब दूसरी एफ से तो जाएगी नहीं, एफ से थोड़ी जाएगी, उसको हमें क्या करना है, तिर्यक भेजना है। क्या करना है, तिर्यक। तो तिर्यक में जितने डिग्री कोण पर जाती है उतने डिग्री पर कोण परावर्तित होके आती है। तो ये क्या जाएगी, प्रकाश किरणें दोनों समांतर हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात दोनों ही समांतर हो जाएगी। समांतर यहाँ पर मिलेगी नहीं, तो कहां पर मिलती है समांतर किरणें, अनंत पर। समांतर किरणें कहां पर मिलेगी, अनंत पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। दूसरा है इधर की तरफ बनेगा तो वास्तविक और उल्टा तो होगा ही, देखो नीचे की तरफ जा रहा है तो उल्टा होगा, ये हमने लिखना है। तीसरा क्या है, जितनी प्रकाश किरण आगे जाएगी उतना ही प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा, क्योंकि जितनी नीचे जाएगी और नीचे जैसे जैसे जाएगी तो इससे नीचे की तरफ लाइन बढ़ती जाएगी, तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और अंतिम जो स्थिति है जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रख देते हैं। देखो हमने पहले वस्तु को कहां रखा था, अनंत पर, फिर अनंत और सी के बीच में, फिर सी पर, फिर सी और एफ के बीच में, और फिर अभी एफ पर रखा है। अब हम एफ और पी के बीच में रखेंगे। कहां पर रखेंगे, एफ और पी के बीच में। ये थोड़ी सी अलग स्थिति है, इसको आप दिमाग में आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी हम अभी एकदम ट्रिक से याद कर लेंगे सारे, कौन सा प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेकिन इसको आपको अच्छे से याद रखना ही है। अब देखो यहां दोनों बीच में वस्तु रुका, पहली प्रकाश किरण यहां से जाके वो कहां से जा रही है, एफ से। दूसरी देखो इसके टॉप से हमने कहां भेजा, सी से। तो सी से भेजेंगे तो वापस सी से ही आएगी। तो इधर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो दोनों दूर होती जाएगी, प्रकाश किरण दूर होगी तो मिलेगी नहीं। तो हमने पीछे की तरफ मिलाया, तो पीछे की तरफ ये मिल गई। अब देखो ये पहला प्रतिबिंब ऐसा है जो दर्पण के इस साइड बन रहा है, तो इस साइड बनने वाला कौन सा होता है, आभासी होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। एक तो दर्पण से पीछे बन रहा है, दूसरा क्या है, आभासी और सीधा। देखो ऐसे रखा हुआ था वस्तु भी और प्रतिबिंब भी ऐसे बन रहा है, यानी सीधा है। नीचे की तरफ बनता तो उल्टा बनता है, यहाँ ऊपर की तरफ बन रहा है सीधा। और तीसरा है वस्तु से तो बड़ा है, देखो वस्तु से तो बड़ा दिख ही रहा है। तो ये हमारे हैं अवतल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। सारे के सारे 6 स्थितियां हैं, 6 स्थितियों में आप ऐसे बना सकते हो। थोड़ा सा आप देखो इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करो, तो इस ट्रिक से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। कैसे, आपको लिखना है अनंत, सी और एफ, फिर इसका उल्टा लिख दो, एफ सी और अनंत। ये हमारी वस्तु की स्थिति है और ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति है। वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति कैसे, जब वस्तु अनंत पर होता है तो हमारा प्रतिबिंब एफ पर बना था, बिल्कुल बना था। वस्तु जब सी पर थी तब हमारा प्रतिबिंब सी पर बना था, बिल्कुल बना था। और जब वस्तु एफ पर थी तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बना था, बिल्कुल बना था। तो सर इसके 3 स्थितियां, बाकी कहां गई। जब वस्तु सी और अनंत के बीच में था, जब वस्तु सी और अनंत के बीच में तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बना था, एफ और सी के बीच। जब वस्तु सी और एफ के बीच में होगी तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो 5 स्थितियां होगी, 6ठी स्थिति मैंने आपको कहा याद रखनी है। अब ये देखो सी सी के बराबर होता है, तो यहां पर तो वस्तु के समान होगा। इधर जाएंगे तो वस्तु से प्रतिबिंब छोटा होगा, इधर होगा तो बड़ा होगा। और ये सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे हैं। सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे हैं, वास्तविक और उल्टे बनते हैं। सिर्फ एक लास्ट वाली स्थिति को छोड़ दो, बाकी सारे 5 स्थितियों में प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है। अंतिम स्थिति में क्या होता है, वस्तु एफ और पी के बीच में होती है, तब हमें उसको क्या करना है, याद रखना है। ये हमारी इस ट्रिक से अगर याद रखोगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे कौन सी स्थिति में कहां प्रतिबिंब बनाना है, हमें याद रहेगा तो हम उसका चित्र भी बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। अब पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, जब वस्तु एफ पर रखी हुई हो या वस्तु पी
सॉरी पी और एफ के बीच में हो या वस्तु सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो प्रतिबिंब तो बनाना है ही आपको, ये चित्र तो बनाना है ही इस तरह से, चित्र के सारे नाम लिखने हैं हमने, वस्तु यहाँ रखी, ये सी होता है, ये एफ होता है, ये पी होता है, ये एम एन हो गया, ये भी वस्तु हो गई, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश से लिखते हैं, देखो ए डैश बी डैश से। बाद में ये तीनों चीजें भी बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो ये भी आपको लिखना है, पहला होता है प्रतिबिंब। और लिखना कैसे है, मैंने आपको पहले बताया था, पूरा इतना लिखना है, पहले ये लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति, तब लिखेंगे एफ पर, प्रतिबिंब की प्रकृति और सीधा ऐसे नहीं लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है। तो ये थे आपके उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब। अब अवतल दर्पण के, अब देखते हैं उत्तल दर्पण के। अब उत्तल दर्पण में इधर ना तो सी होता है ना ही एफ होता है, तो वस्तु कहां रखेंगे, सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखते हैं। तो अनंत पर रखते हैं तो प्रकाश किरण समांतर आएगी, वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, लेकिन इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये एफ पर मिलेगी। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति एफ पर, देखो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर बनेगा। दूसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति कहां बन रहा है, इससे इधर बनेगा, तो इससे इधर बनने वाला क्या होता है, आभासी होता है, और इधर बनते हैं वो सीधे भी होते हैं, इधर बनने वाले सीधे भी होते हैं और आभासी होते हैं, इधर बनते हैं वो वास्तविक होते हैं और उल्टे होते हैं, तो हमने लिख दिया आभासी व सीधा। और तीसरा है प्रतिबिंब एफ पर बन रहा है, बिंदु जैसा बन रहा है तो बहुत छोटा। दूसरी एक स्थिति बनती है अनंत और पी के बीच में, बस इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनती, क्योंकि ना तो इधर सी है ना ही एफ है। सी और एफ किधर होते हैं, जिधर वो गोल बनता है, ये इसको बनाएंगे गोल, इधर बनेगा तो इसका सी केंद्र भी इधर होगा, एफ भी इधर होगा। दूसरी होती है कहां पर, अनंत व पी के बीच में, तब हम क्या करेंगे, अनंत और पी के बीच में या पी से परे, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। हम यहाँ पे वस्तु को थोड़ा पास ले, तो एक बार पहला जाएगा वो एफ से जाएगा, वापस एफ से आएगी। दूसरी हमने क्या की, इसके समांतर भेजी, वो एफ से जाते हुए, और दूसरी सी से भेजी। एक प्रकाश किरण हमने क्या किया, बिल्कुल इसके टॉप से लेके गए, वो एफ से जाएगी, यहाँ जाती हुई प्रतीत होगी और यहाँ से जाएगी। दूसरी हमने क्या की, वक्रता केंद्र सी से भेजी, वो वापस सी पे आएगी। दोनों कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। इधर बन रहा है तो वास्तविक और सीधा तो है ही, देखो वास्तविक और सीधा है, और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये देखो वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ये छोटा बनेगा। इसमें उत्तल दर्पण में आपकी दो ही प्रतिबिंब की स्थितियां याद रखनी है, ये दो ही प्रतिबिंब की स्थितियां बनती है, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं, हमारा जो टॉपिक है, इसके बाद में उत्तल दर्पण के उपयोग, मतलब गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण के उपयोग देते हैं, फिर अवतल के। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं, इसके ऊपर भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, या तो ये पूछेगा उत्तल और अवतल के दो दो उपयोग लिखिए, या फिर न्यूमेरिकल में भी इसका काम आता है, तो उसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला उपयोग, इसका उपयोग किया जाता है टॉर्च या सर्च लाइट में। टॉर्च यानी अपने घरों में जो टॉर्च लेते हैं उसके अंदर यूज किया जाता है, या फिर सर्च लाइट, आपने देखा होगा टीवी में जब डिस्कवरी वगैरह देखते हैं तो सर के ऊपर एक लाइट लगी होती है, या फिर ऐसे वो लाइट देखने के लिए हमें क्या करते हैं, उस लाइट के अंदर इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है वाहनों की हेडलाइट में। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। तीसरा है सेविंग दर्पण में, यानी जो चेहरे देखने के लिए, ताकि हम बड़ा चेहरा देखें, सेविंग जब करते हैं, दाढ़ी जब बनाते हैं, सेविंग जब करते हैं, वो दर्पण वो होता है, स्पेशल दर्पण होता है। वो कौन सा होता है, हालांकि हमारे घरों में समतल दर्पण भी काम में लेते हैं, लेकिन स्पेशल जो बना होता है वो किसका होता है, कौन सा होता है, वो होता है अवतल दर्पण। इसके बाद में है दंत चिकित्सा में, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब। दांत चिकित्सा में आपने देखा होगा वो लेंस लेके दांत चेक करता है हमारे, तो वो भी क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है। सौर भट्टियों में इसका उपयोग होता है। सौर भट्टियों में क्या किया जाता है, बहुत सारी सौर भट्टियों का प्रकाश एक जगह क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, और फिर इसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, उपयोग है किसके, अवतल दर्पण के। किसके अंदर, सर्च लाइट या टॉर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट में, सेविंग दर्पण में। सेविंग दर्पण में अवतल का, दंत चिकित्सा में और सौर भट्टियों में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। वहीं बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है, सबसे पहले है वाहनों के पश्च दर्श्य दर्पण में, वाहनों के पार्श्व दर्पण में या पश्च दर्पण, साइड में जो मिरर लगे होते हैं पीछे आने वाले वाहन को देखने के लिए, उस वो कौन सा दर्पण होता है, वो स्पेशल दर्पण होता है, जिसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आपने गौर से देखा होगा बाहर की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, और जो बाहर की तरफ मुड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। यानी ये क्या काम करता है, पीछे के वाहन देखने में काम आता है। इसका प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। तो पीछे अगर मान लो आप बाइक चला रहे हैं और पीछे कोई बस आ रही है, तो बस का प्रतिबिंब आपको इतना सा इंच के अंदर दिखा देगा कि बस आ रही है, और बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब दिखाएगा। और दूसरा है एटीएम में सुरक्षा के लिए। एटीएम में जैसे आपने देखा होगा, एटीएम के फ्रंट पे जैसे एटीएम की स्क्रीन होती है, वहां पर आपने देखा होगा बड़ा सा एक कांच का लगा होता है। ये कई सोचते हैं कि कैमरा होता है, कैमरा नहीं होता है, ये एक स्पेशल लेंस होता है। कौन सा, उत्तल लेंस, जिससे पता चल जाए कि पीछे वाला खड़ा है तो वो कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहा जो मतलब हमारे लिए क्या हो, नुकसानदायक हो। तो हमें पीछे वाले की शक्ल वगैरह अच्छे से दिख जाए, तो इसलिए वो क्या होता है, लगा होता है उत्तल लेंस, दर्पण लगा होता है।
ये था हमने पढ़ा अभी तक, वो था सारा परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? परावर्तन के बारे में। इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं परावर्तन से कुछ गोलीय दर्पण के परावर्तन चिन्ह परिपाटी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी जब हम इसके क्या करेंगे, अंकित प्रश्न यानी सवाल करेंगे। क्या है देखो, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के नियम के लिए चिन्ह परिपाटी। कई बार ये पेपर में चिन्ह परिपाटी पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। चिन्ह परिपाटी में क्या है, आपको एक दर्पण बना लेना है, ऐसे कोई सा भी बना लो आप, अवतल मान लो, यहां पर उत्तल बना लिया। इस दर्पण से इधर की जो दूरी है, दर्पण से बाएं ओर की दूरी, जो दाएं ओर की दूरी है, दाएं ओर की दूरी क्या होती है, वो होती है धनात्मक। दर्पण से बाएं ओर की दूरी वो होती है ऋणात्मक। दर्पण से बाएं ओर की दूरी, ये दूरी कहां से नापी जाती है, सारी ध्रुव से। दूरियां सारी ध्रुव से नापी जाती है। इस ध्रुव से बाईं ओर की, दर्पण से बाईं ओर की दूरी है वो धनात्मक होती है, मतलब प्लस में होती है। इससे इधर होती है वो ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो दूरी है, ऊंचाई ऊपर की ओर, वो प्लस में होती है, नीचे की ओर क्या होती है, माइनस में होती है। नीचे की ओर क्या होती है, माइनस में। यही बातें यहाँ पर लिखी है। दर्पण से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, बाईं ओर की दूरी, इससे बायां भाग ये ना, ये बायां और ये दायां, तो इससे बायां ऋणात्मक होती है। हमेशा वस्तु को इस साइड में रखते हैं, हमेशा वस्तु को क्या रखेंगे, इस साइड में रखेंगे। तो वस्तु की दूरी u लेते हैं, और u हमेशा ही आपका माइनस में रहेगा। प्रतिबिंब इधर और इधर किधर भी बन सकता है, लेकिन u हमेशा माइनस में ही लेना जब अंकित प्रश्न करेंगे। दर्पण से दाईं ओर की दूरी होती है वो धनात्मक होती है, इससे इधर की दूरी प्लस में और इधर की दूरी माइनस में। जैसे हमारी संख्या रेखा होती है ना, संख्या रेखा के इधर सारी प्लस में चलती है, इधर माइनस में, वही बात यहाँ पर है। ऊपर की ओर ऊंचाई धनात्मक, नीचे की ओर ऊंचाई क्या होती है, ऋणात्मक। ये हमें चिन्ह परिपाटी है। इसको हमें थ्योरेटिकल रूप में लिख देंगे, चित्र बना देंगे, तब भी हमें नंबर मिलेंगे। हालांकि इतना भी लिख देते हैं तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, दो नंबर में अगर आता है तो। अब हमारा टॉपिक है दर्पण सूत्र। इसके ऊपर हमारे अंकित प्रश्न आते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको ऐसे ही याद रखना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। हालांकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, लेकिन हम इसको इससे ही याद करेंगे क्योंकि हमारा अगला जो सूत्र है वो इसी से रिलेटेड। f का मतलब होता है फोकस दूरी कितनी है उसकी, जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कई बार हमें वक्रता त्रिज्या दे दी जाती है सवाल में, तो हम उसकी आधी दूरी कर देते हैं तो फोकस दूरी आ जाती है। f का मतलब होता है फोकस दूरी, u का मतलब होता है दर्पण की बिंब से दूरी, दर्पण की यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखा हुआ है दर्पण, वस्तु कितनी दूरी रखी हुई है दर्पण से, वो होती है हमारी u। और प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है वो होता है v। वो क्या होता है, v। देखो ये यहां पर इस तरह से दर्शाया है, ये मान लो हमारी वस्तु रख रखी है, तो इससे ये जो दूरी है वस्तु की ये होता है u। मान लो प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, तो ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, v। अब है आवर्धन। आवर्धन का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई का भाग कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, आवर्धन आ जाता है। इसके हमें आवर्धन इससे भी निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, या फिर हमें ये भी निकाल सकते हैं -v/u भी हम इसको कर सकते हैं। -v/u कर दो तब भी आपका आवर्धन निकल जाएगा। हम कई सवाल में m बराबर -v/u भी काम में लेंगे। तो ये है आवर्धन के बारे में, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। लेंस सूत्र आपको, दर्पण सूत्र अच्छे से याद रखना है, आवर्धन आपको अच्छे से याद रखना है। आवर्धन के बारे में और थोड़ा सा देखते हैं। तो आवर्धन का मान जो m का मान आता है, हम इसको हल करेंगे तो हमारा मान प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, यानी धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। अगर मान प्लस में आ रहा है, प्लस में आने का मतलब है जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, m का मान हम इससे बहुत कम आएगा, ध्यान रखना। m का मान अगर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। अगर हमारा आवर्धन यानी m का मान प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। जबकि अगर हम m का मान माइनस में आ रहा है तो माइनस में आने का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो हमें दो चीजें पता चली, अगर m का मान प्लस में है तो प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होगा, m का मान माइनस में है तो वास्तविक और उल्टा होगा। आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, माइनस के अंदर। अब आते हैं m का मान, अगर m का मान निकाले और m का मान 1 से छोटा आ जाए, 1 आ जाए या 1 से बड़ा आ जाए, तब क्या होता है। अगर m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, मतलब वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है। अगर m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। अगर m का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब जितना वस्तु का साइज है उतना ही प्रतिबिंब का साइज होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होगा। और तीसरा, अगर m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। जितना 1 से ज्यादा मान आएगा उतने गुना बड़ा बनेगा। जैसे मान लो 3 आ गया तो मतलब वस्तु से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये हमें आवर्धन के बारे में भी ध्यान रखना है।
ठीक है, हमने सूत्र देखा है, एक आवर्धन बराबर होता है h डैश बटे h और दूसरा होता है m बराबर माइनस वी बटे यू भी। हम दोनों ही सूत्र काम में लेते हैं सवाल के अनुसार। इसके बाद में है इसके आंकिक पर्सन। हालांकि हम इसके स्पेशल वीडियो में जिसमें सारे आंकिक पर्सन ही बताएंगे, उसके अंदर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके इसके आंकिक पर्सन का ही आएगा। इसका एक आंकिक पर्सन। फिर भी एक सवाल है दिया हुआ तो समझ लो। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दर से देखने के लिए, अब पीछे का दर से देखने के लिए यहां तो लिख दिया कि उत्तल दर्पण है, नहीं लिखा होगा तब भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा काम में लेते हैं, उत्तल दर्पण। उसकी वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या दे दी लेकिन फोकस दूरी नहीं दी है, तो इससे हम फोकस दूरी निकालेंगे। देखो वक्रता त्रिज्या से हमने क्या की है, फोकस दूरी निकालनी है। ये हमने फोकस दूरी निकाली है। फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, त्रिज्या का आधा कर दो 2 का भाग, तो ये हमारी फोकस दूरी आ गई। उसके बाद में आगे क्या रखा है, एक बस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है। अब बस क्या है, वस्तु है, और दर्पण हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है। तो ये 5 मीटर दूरी पर है, तो जितनी दूरी पर हमारी वस्तु है, ये बस क्या है, वस्तु है, तो ये वस्तु की दूरी होगी। अब आपसे पूछा है प्रतिबिंब की दूरी, प्रकृति और स्थिति और साइज बताइए, तो हम क्या करेंगे, सीधा हमारा दर्पण सूत्र है वो लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमारे पास f का मान भी है। अब यहां पर देखना है f का मान प्लस में आएगा या माइनस में, कौन सा दर्पण है। देखिएगा, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर कोई दर्पण उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो होती है प्लस के अंदर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो होती है माइनस के अंदर। भूल जाओ तो कैसे याद रखना है, भूल जाओ तो कैसे याद रखना है। मान लो ये हमारा दर्पण कौन सा है, अंदर की तरफ पॉलिश है, मतलब अवतल दर्पण है। अब आपको पता है इससे इधर दूरी किस में होती है, प्लस में, इससे इधर किस में होती है, माइनस में। अब इसको गोल बनाओ, पूरा वर्त बनाओ, तो इधर बनेगा, तो इसका इधर बनेगा जिधर उधर ही फोकस दूरी होती है, तो इधर वाली दूरी प्लस है तो फोकस दूरी प्लस में, और दूसरे की अपने आप माइनस में हो जाएगी। यानी एक याद रख लो, दूसरा बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब ये मान उठा के यहां पे रख दो। u का मान हमेशा जितनी u है वो माइनस के अंदर ही लेना है आपको, -5 मीटर। यहाँ 5 प्लस का है लेकिन ये दूरी क्या होती है, माइनस की होती है, क्योंकि वस्तु को इधर रखते हैं और इधर हमेशा दूरी माइनस में होती है। इसको मान को यहाँ पर रखो, सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा 1/1.5 प्लस 1/v। v का तो हमें मान ज्ञात करना है, और 1/-5, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको एक इधर ले जाएंगे प्लस का, फिर इसमें लघुत्तम लेके और हमने इसको हल किया तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा, टोटल मिला के v को हल करेंगे, v 1/v बराबर आ गया 13/15। v बराबर निकालेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.15। ये हमारा v का मान है। अब m का मान और निकालना है, h डैश बटे h, लेकिन h का मान हमें पता नहीं है, लेकिन v और u का मान हमने निकाला है, वो मान रख के इसका हम निकाल सकते हैं, तो 0.23 आ जाएगा। प्लस के अंदर मान आ रखा है, प्लस का मतलब आ रहा है m का मान किस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस में। प्लस का मतलब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, कितना बन रहा है, 0.23 गुना, 1 से छोटा आ रहा है, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। इस तरह के हम और भी सवाल इसके अंदर करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल समझेंगे तब हम इस तरह के और सवाल, ये सवाल हैं वो हम कर लेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अपवर्तन स्टार्ट होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था हमारा परावर्तन, अब हम समझेंगे अपवर्तन। क्या होता है अपवर्तन, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपवर्तन। जैसे परावर्तन समझा था, परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जबकि अपवर्तन में प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ही चली जाती है। देखिएगा, ये हमारा क्या है, माध्यम एक है, ये दूसरा माध्यम। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने रास्ते में जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ी सी मुड़ जाती है, या तो इधर हो जाएगी या नीचे की तरफ हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। और प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन। सिंपल सी परिभाषा है, देखिएगा परिभाषा क्या है इसकी। देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है। ठीक है, प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं जो प्रकाश है, ठीक है, ये देखो यहां से क्या हुआ, जो प्रकाश किरण आ रही है ये, ठीक है, ये आने वाली प्रकाश किरण, इसको हम आपतित किरण बोलते हैं। उसमें भी आपतित किरण बोल रहे थे, इसमें भी आपतित।
लेकिन यहां से देखो प्रकाश किरण जानी तो ऐसे डैश डैश बना हुआ वहां जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है यहां से जाती है। और इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण, क्योंकि ये कौन सी घटना है अपवर्तन की, तो अपवर्तित किरण। वो परावर्तन की घटना थी तो वो परावर्तित किरण, ये अपवर्तन की घटना है तो बाद में जो किरण हो जाएगी अपवर्तन के पश्चात ये अपवर्तित किरण कहलाएगी। और बिल्कुल यहां पर हम 90 डिग्री का एक कोण बना दे ऊपर की तरफ तो ये हमारा अभिलंब कहलाता है। वो हमने वहां पर भी बनाया था, यहां पर भी। ये हमारा पहला माध्यम है, इससे ऊपर और इससे नीचे ये दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अब देखो हमारे माध्यम का मतलब क्या है, माध्यम का मतलब वो देखते हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है, प्रकाश एक चीज से दूसरी चीज में, जैसे निर्वात। निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां हवा कुछ भी नहीं हो, हवा का या कोई भी चीज वहां पर नहीं हो, वो क्या है निर्वात, बिल्कुल खाली जो हो, एक माध्यम हो गया। प्रकाश इसमें से भी जा सकता है, निर्वात में से भी तो आता है ऊपर। वायुमंडल कितनी दूर है पृथ्वी की ऊंचाई पर, उसके बाद में तो निर्वात है, वहां से वायुमंडल में आता है। हवा हो गया एक माध्यम, पानी हो गया माध्यम, कांच हो गया माध्यम, हीरा हो गया माध्यम। यानी जिसके अंदर से प्रकाश बह सकता है, जिसके अंदर से प्रकाश जा सकता है आर पार, उसको हम क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। अब एक माध्यम से दूसरा, कोई भी माध्यम है, एक माध्यम अलग है दूसरा माध्यम अलग है, तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वहां से प्रकाश की किरणें मुड़ जाएगी, प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अब देखिएगा हम यहां पर दो तरह के माध्यम काम में लेते हैं, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। सघन का मतलब क्या होता है, कठोर, उसके अणु क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, एक की तुलना में थोड़ा सा कठोर होगा। जैसे सबसे कमजोर, उससे थोड़ा सा कठोर, उससे थोड़ा कठोर, उससे कठोर, सबसे कठोर। तो ये तो क्या है विरल, ये सघन। जब भी दो माध्यम दिए होंगे तब हम तुलना करके बता सकते हैं कौन सा विरल है कौन सा सघन। एक माध्यम से हम नहीं बता सकते कि वो सघन है या विरल है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं डिटेल के अंदर। और तो देखिएगा यहां पर माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। ठीक है, जैसे आपको दे दिया यहां पर पानी और हवा, तो पानी और हवा में थोड़ा सा दिमाग लगाए, कौन एक दूसरे से थोड़ा सा ज्यादा कठोर है, किसमें अणु ज्यादा पास पास में होते हैं। तो हवा में क्या होते हैं, कणु थोड़े दूर दूर होते हैं, तो ये विरल माध्यम हो गया। जबकि पानी इसकी तुलना में थोड़ा सा कठोर है तो ये सघन माध्यम हो गया। क्या हो गया, सघन माध्यम। तो हमने देखा विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है। एक और उदाहरण हम समझ लेते हैं जिससे हमें और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कांच और पानी दे दिया, तो कांच और पानी, कांच क्या है, कठोर है तो सघन माध्यम, पानी क्या उससे कमजोर है तो विरल माध्यम। तो देखो अब यहां पे दो घटनाएं हमें देखनी है। अब प्रकाश जो आ रहा है, हम तो कह रहे हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, अब दो तरह से जा सकता है, या तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन से विरल में, दोनों को हम समझते हैं। पहली स्थिति जब प्रकाश क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, यानी कमजोर से ताकतवर में जाए, या कैसे कम कठोर से ज्यादा कठोर में जाए, तो क्या होगी, प्रकाश की किरणें अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। क्या होगी, अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है ना, इसकी तरफ मुड़ जाएगी। जानी तो ऐसे चाहिए थी, इसकी तरफ मुड़ जाएगी, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। जबकि अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, यानी ताकतवर से कमजोर में जाए, तब क्या होगा, तब प्रकाश का जो अभिलंब से है वो प्रकाश किरण दूर हट जाएगी। देखो जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये क्या होगी, दूर हट गई। प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो दोनों स्थितियां ध्यान रखिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये भी आपको अच्छे से दिमाग में रखना है ताकि हम इसको आगे आसानी से समझ पाए। इसके बाद में जैसे हमने परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन के नियम पढ़े थे, वैसे ही हम अपवर्तन पढ़ने वाले हैं और अपवर्तन का नियम। तो हमने अपवर्तन को समझ लिया, उसकी परिभाषा समझ ली, अब हम समझते हैं अपवर्तन के नियम। वैसे जैसे हमने परावर्तन के दो नियम पढ़े थे, अपवर्तन में भी दो ही नियम होते हैं। पहला नियम तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नियम क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक और नाम आएगा स्नेल का नियम, जो क्या है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इसी के नाम से पूछ लिया जाता है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो हम इसको पहले चित्र से समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये माध्यम ऊपर वाला एक है, ये दूसरा माध्यम है, ये हमारा अभिलंब है। जब प्रकाश की आपतित किरण यहां से आ रही है, अभिलंब की तरफ मुड़ रही है, ये कौन हो गया, कोण आई, आपतन कोण कहते हैं। ये हमारा अपवर्तन कोण बना है तो इसको अपवर्तित किरण कहते हैं, और इसका जो कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, उसमें क्या था, आपतन कोण और परावर्तन कोण था, यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण है। कोण आई को आपतन कोण कहते हैं और कोण आर को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। तो सबसे पहली बात यह है, पहला नियम यह है कि कोण आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है, हम साइन थीटा को हिंदी में बोलते हैं, साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, यहां पर भी साइन आ जाएगा,
यानी आपतन कोण, आपतन कोण हम क्या ले रहे हैं I, और अपवर्तन कोण R, यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। यानी इसको हम गणितीय रूप में लिखना चाहे तो साइन आई बटे साइन आर क्या होता है? एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर क्या होता है? एक नियतांक होता है। ये है हमारा स्नेल का नियम, गणितीय रूप ये है और इसकी परिभाषा ये। जब भी आपको स्नेल का नियम पूछे आप परिभाषा लिख के और ये फिर सूत्र लिखोगे। चाहे एक नंबर में भी पूछे तब भी आपको ये लिखना है। हाँ, ये पूछ ले गणितीय रूप लिखो तब आपको सिर्फ ये लिखना है। आपसे पूछे स्नेल का नियम किसे कहते हैं तो आपको पहले परिभाषा लिखनी है। ये आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, स्नेल का नियम कहते हैं, और फिर ये लिखना है साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। दूसरा जो नियम है इसका, किसका? अपवर्तन का दूसरा नियम। ये तो हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण। यहाँ कौन सी किरण होगी? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमने उसमें भी पढ़ा था। वहां पर यहाँ परावर्तित नाम आता है, यहाँ पर अपवर्तित नाम आ जाता है, बस। बाकी तो दूसरा बिल्कुल सेम ही है। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो ये था अब इसके दोनों के नियम को, इसके अपवर्तन के नियम, और इससे पहले हमने पढ़े थे परावर्तन के नियम। बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम लिखिए। दूसरा प्रश्न बनता है अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन के नियम लिखिए। और तीसरा बनता है स्नेल का नियम समझाइए या स्नेल के नियम को परिभाषित कीजिए। स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न यहां से बनता है। जो अपवर्तन का पहला नियम है वही स्नेल का नियम है। इसके बाद में हम देखते हैं कांच के स्लैब से, कांच का एक टुकड़ा है, मतलब कांच का एक आयताकार टुकड़ा है घने आकार का, उसके अंदर से अपवर्तन कैसे होता है। तो यहां पर क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है। कैसे? एक बार प्रकाश किरण जब हवा से कांच के अंदर आती है, हवा से कांच के अंदर आती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है? अभिलंब के पास मुड़ जाती है, क्योंकि ये क्या है? विरल माध्यम और ये क्या है? सघन माध्यम। अब यहां से जाएगी, वापस दूर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? अब कांच के अंदर से हवा में जा रही है तो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो देखो यहां पर भी एक अभिलंब है, यहां पर भी एक अभिलंब है। ये हमारी आने वाली किरण है, आपतित किरण। ये यहां से एक बार अपवर्तन इसके अंदर हुआ, अब यहां से वापस जा रही है तो ये हमारी परावर्तित किरण। ये जो स्लैब है ये क्या है? कांच का स्लैब। ये हवा या बाहर तो माध्यम कौन सा है? वायु या हवा, जो हमारा क्या है? विरल माध्यम। और अंदर क्या है? कांच, जो हमारा क्या है? सघन माध्यम। तो पहले हम ये लिखेंगे जब प्रकाश की किरण हवा या किससे? वायु से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और पुनः दोबारा अपवर्तन के दौरान प्रकाश की किरण जब कांच से वापस हवा में जाती है, यानी वापस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस प्रकार कांच के स्लैब में 2 बार अपवर्तन होता है। तो पहली अपवर्तित आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। ये किरण आप आगे बढ़ाओगे, ये आगे बढ़ो तो एक दूसरे के समांतर होगी। क्या होगी? एक दूसरे के समांतर होगी। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करें आगे, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो अपवर्तनांक हमने देखा था साइन आई बटे आर, जो स्नेल का नियम था। अगर साइन आई और साइन आर का नियतांक निकालते तो ये एक नियतांक आता है। ये क्या आता है? स्थिरांक कह दो या नियतांक कह दो, एक निश्चित मान आता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इस स्थिरांक के मान को, ये जो स्थिरांक आता है इसके मान को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये हमारा माध्यम 2 है और ये हमारा माध्यम 1 है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे? साइन आई बटे साइन आर को, ये हमारा कौन सा कोण है? ये हमारा आई कोण है। ये कौन सा कोण है? आर कोण है। और ये हमारा क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो हम यहाँ क्या कहेंगे बताओ? देखो यहां पर हम कहेंगे इस स्थिरांक के मान को माध्यम 2 का, ये हमारा माध्यम 2 है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, ये हमारा पहला माध्यम है, के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। 2 तरह के अपवर्तनांक होते हैं, एक सापेक्ष अपवर्तनांक, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसके बाद में हम देखते हैं क्या परिभाषा है अपवर्तनांक की। किन्हीं 2 माध्यम के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? अपवर्तनांक द्वारा।
अपवर्तनांक की परिभाषा पूछे तो क्या लिखेंगे, किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो यहां पर हम क्या कहते हैं, जब प्रकाश किरण यहां से ये, अब यहां से जो प्रकाश किरण जा रही थी वहां अलग जा रही थी, तो यहां पे कुछ परिवर्तन हुआ ना इनके, तो वही परिवर्तन यहां पर लिखा हुआ है। देखो किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन, यहां पर दिशा अलग है, यहां पर देखो इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में, और यहां पर दिशा ऐसी होगी, तो होने वाले दिशा परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करते हैं, उसको हम अपवर्तनांक से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, अपवर्तनांक के रूप में लिखा जाता है या अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। आइए हम एक और इंपॉर्टेंट बात करें, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। एक नंबर का प्रश्न यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जब प्रकाश निर्वात से या हवा में आ रहा है तब प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर, यानी 3 के आगे 8 जीरो लगा दो, यानी इतने जीरो, यानी इसको मीटर के अंदर ये बताया गया मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर में चेंज करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर। इतनी फास्ट स्पीड होती है प्रकाश की। अब इसके बाद में हम देखते हैं अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अब किसके ऊपर निर्भर करता है, देखो दोनों अपवर्तनांक का जो मान है वो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी है, पानी में कितनी है, कांच में कितनी है, सब में प्रकाश की चाल में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसी वजह से उसकी दिशा में भी परिवर्तन होता है। अगर मान लो प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और वो पहला माध्यम है, दूसरे माध्यम में माध्यम 2 है, उसके अंदर प्रकाश की चाल v2 है, पहले के अंदर प्रकाश की चाल v1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2, प्रकाश की किरण यहां से इसके अंदर जा रही है, तो क्या होगा, देखो तो हम क्या कहेंगे, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालना है। माध्यम 2 कौन सा है, ये रहा, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे नीटा 2 1 का मतलब 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, तब हमें यहां लिखना है न्यू 2 1। अब देखो यहां पे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यहां 2 1 लिखेंगे लेकिन ऊपर 1 आएगा माध्यम, नीचे दूसरा माध्यम आएगा। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितनी है, माध्यम 1 कुछ भी हो सकता है, यहां पर प्रकाश की चाल कितनी है, यहां पर प्रकाश की चाल, यहां पर प्रकाश की चाल हमने v1 मानी है, तो v1 बट्टे v2। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल हमने v1 मान रखी है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल हमने v2 मान रखी है, यहां पर हमने लिखा है माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, तो हम क्या लिखेंगे, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v1 बटे v2। ये हमारा क्या होता है, अपवर्तनांक निकालने का तरीका। हमने पहले भी बात की थी कि अपवर्तनांक है वो किसी के ऊपर निर्भर करता है, माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अब हम बात करें माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, उल्टा कर दे तो क्या होगा, माध्यम 1 के सापेक्ष, हमने यहां क्या निकाला है, देखो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, और यहां पर हम क्या निकाले, माध्यम 1 के सापेक्ष, तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीटा 1 2। अब देखो माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, तो v2 बटे v1 हो जाएगा, v2 बटे v1। इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। v1 का मतलब है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और v2 का मतलब है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है उसको हम देखते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, अभी तक हमने देखा था सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है जब प्रकाश का जो माध्यम पहला है वो माध्यम क्या हो, निर्वात या हवा हो। एक माध्यम जो पहला माध्यम है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही है जिस माध्यम से वो या तो निर्वात हो या हवा हो, और दूसरा माध्यम कोई भी माध्यम हो सकता है। पहला जो माध्यम है वो निर्वात या फिर हवा होना चाहिए, वायु या निर्वात होना चाहिए, दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो हम इसके जो अपवर्तनांक निकालेंगे वो कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे, माध्यम 2 का किसका, किसी भी माध्यम का हम निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक निकालते हैं उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है और यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। समझ में आ गया बात, बिल्कुल आसान सी भाषा में लिखी हुई है। देखो क्या कहा है, माध्यम 1 निर्वात या वायु है, हमने यही तो कहा है कि माध्यम 1 क्या होना चाहिए, या तो निर्वात या फिर वायु होना चाहिए। ठीक है,
अब हम आगे कह रहे हैं निर्वात या वायु है, तब हम कहते हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष होगा। किसके सापेक्ष होगा? यानी माध्यम 1 क्या है? निर्वात के सापेक्ष। तो यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यहां पर हम देखें प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती है? c, और c का मान क्या होता है? 3 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और माध्यम में प्रकाश की चाल v। निर्वात में हम प्रकाश की चाल को c से लिख देते हैं और किसी भी माध्यम में उसको v से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको सिर्फ 2 लिख सकते हैं कि माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, या सिर्फ माध्यम 2 या माध्यम m लिख देते। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल c, माध्यम में प्रकाश की चाल v। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। मतलब ये क्या है? पानी का निर्वात के सापेक्ष हमने अपवर्तनांक निकाला है तो 1.33 आता है। यानी निर्वात से प्रकाश किरण पानी में जा रही है तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निर्वात से अगर प्रकाश किरण पानी में जा रही है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और वहां पर अपवर्तनांक का मान होता है 1.33। कितना होता है? 1.33। इसके बाद में हमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रखा है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल c और पानी में प्रकाश की चाल v है, या VW है। तो NW बराबर कितना होगा? c बटे v। ये कितना हो जाएगा? VA। A मतलब एयर में प्रकाश की चाल, VW मतलब पानी में प्रकाश की चाल। इसमें इसका भाग दिया तो हमारा उत्तर कितना है? 1.33। जो भी मैंने आपको बताया था, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.33। तो ये है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अपवर्तनांक मात्रकहीन राशि है। आपसे पूछे अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता है। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। इसके बाद में आपको कुछ अपवर्तनांक के मान दे रखे हैं, सबके सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी वायु का आपको निर्वात के सापेक्ष 1.00 होता है, तो इसको निर्वात के सापेक्ष लगभग निर्वात के बराबर मान लेते हैं। निर्वात में बर्फ का 1.30, जल में 1.33, एल्कोहल में 1.36, केरोसिन में 1.34, सबसे ज्यादा किसमें होता है? हीरे में 2.42। किसके सापेक्ष निकाल रखा है? ये निकाल रखा है निर्वात के सापेक्ष। निर्वात के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? मतलब हीरे का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। आगे बात करें इसके बाद में, अब हम बात करते हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, इससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, और लेंस की क्षमता, ये हम पढ़ेंगे, और लेंस सूत्र के बारे में। तो हम यहाँ पर देखें, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, लेंस कहलाता है। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी। लेंस वो होता है जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे चश्मा का लेंस आपको दिख रहा है, मुझे आर पार दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? पारदर्शी माध्यम। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका या तो एक पृष्ठ या फिर दोनों ही पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस। लेंस के प्रकार, लेंस 2 प्रकार का होता है। जैसे दर्पण 2 प्रकार का होता है, लेंस भी 2 प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हमने वहां पर पढ़े थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यहाँ उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस की बात करते हैं। जिस लेंस में दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, जिस लेंस में दोनों पृष्ठ बाहर की ओर, ये देखो इस तरह से, ये भी बाहर की ओर मुड़ा हुआ, ये भी बाहर की ओर, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तल लेंस। तो जिस लेंस में दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे द्विअवतल लेंस या फिर सिर्फ अवतल लेंस कह देते हैं। द्विअवतल कह दो या अवतल कह दो, एक ही बात है। द्विअवतल या अवतल एक ही बात होते हैं। ऐसा लेंस जो, या दूसरी परिभाषा इसको ऐसे कह सकते हैं, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला, देखो किनारों से पतला है, यानी ये बिल्कुल पतला है, बीच में से क्या है? मोटा। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। ये देखो यहां से प्रकाश किरणें जाएंगी, इसको क्या कर देगा? एक जगह इकट्ठा कर देगा। और वहां पर उत्तल दर्पण क्या कर रहा था? प्रकाश किरणों फैला रहा था। दर्पण और लेंस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ध्यान रखना। वो वहां पर प्रकाश किरणें फैलाता है तो ये इकट्ठा करता है। इसके बाद हम बात करें, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है? सारना, यानी इकट्ठा करना। अभिसारी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। अब उसके बाद है अवतल लेंस। अवतल लेंस बिल्कुल इसका उल्टा। जिस लेंस में दोनों पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो या अंदर की ओर मुड़े हुए हो उसे द्विअवतल लेंस या अवतल लेंस कहते हैं। और दूसरी परिभाषा, ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा तथा बीच में से पतला होता है। ये देखो किनारों से मोटा है और बीच में से पतला है, ये बीच में से पतला, किनारों से मोटा, तो उस लेंस को भी अवतल लेंस कहते हैं। और ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, फैला देता है प्रकाश की किरणों को। ठीक है, इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। अप का मतलब क्या कर देता है? फैला देता है। अभिसारी मतलब क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। तो ये था उत्तल और अवतल लेंस की परिभाषा। अब हम बात करेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, तो उससे पहले कुछ स्थितियां देख लेते हैं। यहां पर तो हमने सी लिया था, एफ लिया था, वो लिए थे।
ठीक है, यहां पर हम क्या लेते हैं, पहली स्थिति जहां सी होता है, ये एफ होता है, वहां पर F1 लेते हैं। ये जो सी होता है ना, यहाँ 2F1, क्योंकि ये दूरी इसकी डबल होती है। इधर हम F2 लेते हैं और अगली दूरी 2F2 लेते हैं, और ये हमारा होता है बीच में बिल्कुल O। ये हमें कुछ इसके अंदर शर्तें ध्यान रखनी है। पहली स्थिति हमारा, इसके अनुसार हम पहले वस्तु को अनंत पर रखेंगे, फिर 2F2 से परे रखेंगे, फिर F2F1 पर रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ पर F1 पर। इस तरह से हम अलग अलग स्थितियों के प्रतिबिंब बनाएंगे। लेकिन उससे पहले उसके नियम देख लेते हैं। लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम क्या है। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो मुख्य फोकस हो जाएगी। देखो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो मुख्य फोकस। अब यहाँ पर मुख्य फोकस इधर बनेगा, क्योंकि लेंस के अंदर से पार होती है ना, तो इसलिए। और इसमें से इसके अंदर जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखो 2F2 पर जाती है, ये भी इसका मुख्य फोकस है, ये भी इसका मुख्य फोकस है। दूसरा देखो, अगर मुख्य फोकस से ही आ रही है तो समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से आ रही है, मुख्य फोकस पर आ रही है तो ये समांतर जाएगी। तीसरा है, अगर प्रकाशी केंद्र O से प्रकाश किरण आएगी तो सीधी गुजर जाएगी बिना मुड़े। अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से जा रही है तो सीधी बिना मुड़े गुजर जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें अपने को तीन स्थितियां, इसके नियम ध्यान रखने हैं। अब हम एक एक स्थिति के प्रतिबिंब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन से लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है प्रतिबिंब। सबसे पहले हमने वस्तु को अनंत पर रखा, वही छह स्थितियां अपने को यहाँ पर काम मिली। अनंत पर रखेंगे तो प्रकाश किरण समांतर रहेगी, समांतर जाती है वो मुख्य फोकस से जाती है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वही तीनों चीजें लिखनी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। तो पहले देखो F2 पर प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 पर। इधर जो बनेगा, यहां पर ध्यान रखना है, लेंस के अंदर इधर जो बनते हैं वो वास्तविक और उल्टे होते हैं, और इसमें इधर जो बनते हैं वो आभासी और सीधे होते हैं। दर्पण बिल्कुल लेंस का क्या होता है, उल्टा होता है। लेंस में जो इधर बनते हैं वो वास्तविक और उल्टे होते हैं। तो पहला हो गया F2 पर, दूसरा वास्तविक और उल्टा, तीसरा क्या है, बिंदु जैसा तो बहुत छोटा। दूसरा कहां पर रखेंगे, अनंत और F2 के, 2F2 के बीच में, या 2F2 से परे कह दो, या क्या कह दो, 2F2 से परे, दोनों एक ही बात है। तो यहां पे रखेंगे, प्रकाश किरण आएगी वो सी से सीधी गुजर जाएगी। और दूसरी है एक, हमें यहां पर क्या करनी है, एक बिल्कुल इसके शीर्ष से समांतर लेके आनी है मुख्य अक्ष के, वो F से जाएगी। दूसरी हमें सी से ले जानी है, याद रखना, एक सी से जाएगी और दूसरी यहां से समांतर आने के बाद F से जाएगी। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में, प्रतिबिंब 2F2 और F2 के बीच में। कैसा होगा, इधर बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा, और यहां पर देखो वस्तु ये है तो इससे छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा। अगली स्थिति देखते हैं, जब वस्तु को कहां रख देते हैं, 2F2 पर रख देते हैं, 2F2 पर। ये आपको MN क्या है, लेंस है, ये AB वस्तु है, प्रतिबिंब बन रहा है A' B'। प्रकाश की किरण क्या है, एक जाएगी वो F से जाएगी, देखो ये रहा बिंदु F, दूसरी ये O से जा रही है, ये रहा, दोनों कहां पर मिलेंगे, F2 पर, 2F2 पर मिल रहे हैं। देखो जब वस्तु को 2F1 पर रखा तो प्रतिबिंब 2F2 पर, तो हमने लिख दिया 2F2 पर। वास्तविक और उल्टा तो है और वस्तु के बराबर, जितना वस्तु का साइज है उतना ही प्रतिबिंब का साइज है। अगला है, वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रख दे। अब क्या रख दे, इन दोनों के बीच में रख दे, इसके और इसके बीच में, तो यहां रखा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, यहां से एक प्रकाश किरण F से जाएगी और दूसरी कहां जाएगी, C से, ये O से, केंद्र से O से, तो ये कहां मिलेगी, यहां पर, तो यानी 2F2 से परे। तो हम क्या लिखेंगे, 2F2 से परे, वास्तविक और उल्टा तो है, और वस्तु से देखो वस्तु कितनी है और प्रतिबिंब यहां से इतना बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब बड़ा है। अगले दो स्थितियां महत्वपूर्ण स्थितियां हैं दोनों ही, जब वस्तु को F1 पर रखते हैं तो वैसे ही वहां पर F पर रखा था, ये F1 पर एक प्रकाश किरण जाएगी F से और दूसरी इसके समांतर, दोनों ही समांतर हो जाएगी। अब समांतर होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर, तो लिख दिया प्रतिबिंब अनंत पर। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और तीसरा क्या है, अनंत पर तो बहुत बड़ा बनता है, अनंत पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत बड़ा। और लास्ट स्थिति थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से, ये आपको याद भी रखनी होती है, इसको बाकी को तो हम ट्रिक से देख लेंगे, इसको हम याद रखना है। जब वस्तु को रखते हैं F1 और O के बीच में, ये हमने F1 है, ये हमारा, ये O है, इसके बीच में वस्तु को रखा, एक प्रकाश किरण C से मतलब O से जाएगी केंद्र से, और दूसरी हमें क्या किया, समांतर जाके F से, तो इधर तो ये दूर होगी तो मिलेगी नहीं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये कहां बनेगा, ये लेंस के पीछे 2F1 और F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में लेंस के पीछे बनेगा, लेंस से पीछे बनेगा। अब इधर बनते हैं वो क्या होते हैं, आभासी, और सीधा तो दिख ही रहा है आपको, ऊपर की तरफ सीधा बन रहा है। ये जितने भी नाम लिखे हुए ना, A', B', 2F1, F1, ये सारे आपको पेपर में लिखने होते हैं, ये सारे आपको पेपर में लिखने हैं, इसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और ये तीर के निशान भी लगाने होते हैं। कहां बन रहा है, लेंस के पीछे 2F1, F1 पर, आभासी और क्या है, सीधा, और वस्तु से क्या है, बड़ा, वस्तु से क्या है, बड़ा। अब वस्तु से क्या है, बड़ा। अब इसके बाद दूसरा लेंस देखते हैं, कौन सा, अवतल लेंस। अभी तक हमने उत्तल लेंस देखा था, अवतल लेंस। अवतल लेंस में दो ही स्थितियां बनेगी,
अवतल लेंस में क्या है, वैसे तो आप कहीं से भी बना दो, लेकिन वो प्रतिबिंब बनेगा वो दो स्थितियों पर बनेगा, चाहे वस्तु को कहीं रखो। पहली स्थिति हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इधर बन रहा है, देखो पीछे की तरफ बढ़ाने पर बनेगा, तो हमारा आभासी और सीधा होगा। ये F1 पर तो बनेगा, इधर की तरफ बनाएंगे F1 पर बन रहा है, देखो आभासी और सीधा। वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा। और दूसरी स्थिति देखते हैं, जब वस्तु 2F1 से परे हो, 2F1 से परे हो। अब यहां पर तो आप कहीं भी रख लो, वस्तु प्रतिबिंब हमेशा F1 और O के बीच में ही बनेगा। कहीं भी आपको कह दे, कहीं भी कह दे, आप प्रतिबिंब चित्र बना दो, भले चित्र भले ही आप बना दो, लेकिन प्रतिबिंब इन्हीं दो के बीच में बनेगा। अब वस्तु को यहां रख दे तब भी बनेगा। अब देखो यहाँ पे हमने एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये हो जाएगी इसके F से आगे बढ़ाते हुए, दूसरी हमने इसके C से भेजी, दोनों कहां मिल रही है, यहाँ पर, तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इस लेंस से इधर बन रहा है, तो आभासी और सीधा होगा। आभासी और सीधा कहां बन रहा है, O और F1 के बीच में, ये O है और F1 के बीच में, और तीसरा वस्तु से छोटा। दो स्थितियां बनानी है, बाकी आप बना सकते हो। आप इसमें पूछा जा सकता है वस्तु को 2F1 पर रख दो तब भी प्रतिबिंब यहां बनेगा, F1 पर रख दो तब भी प्रतिबिंब यहीं बनेगा। ये चीजें सेम रहेगी, ये चीजें आपकी सेम रहेगी, सिर्फ वस्तु की स्थिति आप चेंज कर सकते हो, ये तीनों चीजें सेम रहेगी। इसके बाद में हम देखते हैं इसी की भी चिन्ह परिपाटी है, जैसे हमने दर्पण में देखा था वैसे लेंस में चिन्ह परिपाटी सेम का सेम है। इससे लेंस से इधर वाली दूरी, दाईं तरफ दूरी प्लस में होती है, इधर माइनस में होती है, वो हमने वहां भी देखा था। ऊपर की तरफ ऊंचाई प्लस में, नीचे की तरफ ऊंचाई माइनस में, ये हमने वहां भी देखा था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बिंब एवं प्रतिबिंब की दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। सारी दूरियां कहां से मापी जाती है, इस O से मापी जाती है। इसके बाद में है वही, जैसे हमने वहां दर्पण सूत्र पढ़ा था, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र बिल्कुल वही 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बस यही फर्क आता है, 1/v बराबर 1/-u, बस इतना सा माइनस आ जाता है, बाकी सूत्र वो का हुआ है। f का मतलब फोकस दूरी, v का मतलब बिंब की दूरी, और u का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। u का मतलब वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी, और v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। अब उसके बाद है आवर्धन। आवर्धन वही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी h' और इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसमें माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, सिर्फ v/u आएगा। m बराबर v/u, m बराबर h' भी होता है और v/u भी होता है। ठीक है, ये चीजें हमें वहां से सारी की सारी वही से रिवाइज हो रही है, बस प्लस माइनस का थोड़ा सा फर्क है, वही है। हम आवर्धन का मान निकालेंगे, अगर प्लस में होगा तो मान वही है, आभासी और सीधा होगा यहाँ पर भी, और माइनस में होगा तो वास्तविक और उल्टा होगा। सेम का सेम है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा और साथ में यहां भी काम आएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की हालांकि वही है जो दर्पण में आपको याद है, तो दर्पण वाली सेम है, दर्पण में भी हमने पढ़ा था, अगर उत्तल लेंस है तो प्लस में, अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस में, बस ये याद रखना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में हमने इसके ऊपर भी सवाल देख लेते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखी है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, बिंब की लेंस से दूरी रखने पर इसके द्वारा बिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी प्रतिबिंब की दूरी आपको दे रखी है, बिंब की दूरी नहीं दे रखी। तो हमने सबसे पहले फोकस दूरी, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, इसलिए फोकस दूरी किसमें होगी, माइनस में। बिंब की दूरी -10, क्योंकि उत्तल लेंस अवतल लेंस में सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उस साइड में बनते हैं, और सारे के सारे आभासी बनते हैं, और आभासी दूरी किसमें होती है, माइनस में होती है, अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद में ये जो दूरी है, वस्तु की दूरी हमने u मान ली। सूत्र में मान रखो, सीधा सीधा पक्षांतरण करके आपके पास u का मान आ जाएगा। सूत्र में मान रखते हैं, हमारे पास हल करेंगे तो u का मान आ गया -30। आवर्तन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, h' का तो मान ही पता नहीं है, v/u का मान हमें पता है। v का मान तो आपको सवाल में दे रखा था -10, और इसका मान 30, 1/3 यानी 0.33 गुणा, किसमें आ रहा है, प्लस में। प्लस का मतलब क्या होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, और कितने गुणा, 0.33 गुणा। इसके बाद हमारा अंतिम टॉपिक जो आता है वो आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने या इकट्ठा करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कोई भी लेंस है, चाहे उत्तल हो अवतल हो, कितनी प्रकाश की किरणों को ज्यादा फैला रहा है या कम फैला रहा है। अगर ज्यादा फैला रहा है तो ज्यादा पावर है, कम फैला रहा है तो कम पावर है। अगर ज्यादा इकट्ठा कर रहा है, पास में इकट्ठा कर रहा है, इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है, कम इकट्ठा कर रहा है उसके मतलब पावर कम है। यानी किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने या एकत्रित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसे किससे लिखा जाता है, P से। लेंस की क्षमता का क्या होता है,
P से व्यक्त किया जाता है। सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी 1/, फोकस दूरी, P बराबर 1/f। यहां पर जो फोकस दूरी ली जाती है वो मीटर में, बाकी सवाल में किसी भी सवाल में आपको सेंटीमीटर चलेगी, मीटर चलेगी, किलोमीटर चलेगी, लेकिन इसमें आपको मीटर के अंदर ही रखनी है। फोकस दूरी किसमें रखनी है, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में दे रखी है तो मीटर में चेंज करेंगे। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। एक नंबर का पर्सन ये 100% बनता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। और लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f होता है। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके ऊपर सवाल आपसे कोई पूछ ले, एकदम सिंपल है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब पहले इस दूरी को किसमें चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग करते हैं, या 100 का भाग किया, ये हमारे पास आ गई 0.5 मीटर। अब हम सूत्र लगा देंगे, P बराबर क्या होता है 1/f, f की जगह 0.5 रख दो, ये आ जाएगा 2 डायोप्टर। क्या आ जाएगा, 2 डायोप्टर। अगर उत्तल लेंस है तो उसकी क्षमता प्लस में होगी, अवतल लेंस है उसकी क्षमता माइनस में होगी। और अगर आप 2, 3, 4 लेंसों को जोड़ दें तो उसकी लेंस की क्षमता भी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर आपके पास कोई लेंस, पहला लेंस किसकी लेंस की क्षमता P1, इसकी P2, इसकी P3, सब लेंस को एक साथ जोड़ दें तो लेंस की क्षमता भी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर एक से ज्यादा लेंस है तो लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये था पूरा आपका 10वां चैप्टर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके आपको जो प्रतिबिंब वाले चित्र है वो अच्छे से बना के देखिएगा। बाकी आपको मैंने जो बताया है, परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन की नियम, अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन के नियम, इसके कुछ अंकित पर्सन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो भी आप एक वीडियो में पूरे इसके अंकित पर्सन मिल जाएंगे। आप उसको अच्छे से देखिएगा, तैयार कीजिएगा, ताकि आपको इस एग्जाम में आने वाले इसके सारे पर्सन बहुत ही आसानी से और एकदम सही तरीके से कर पाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चैप्टर के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।